सब्सक्राइब करें परिष्कार कॉलेज यूट्यूब चैनल को और साथ ही बेल आइकन पर क्लिक जरूर करें, जिससे हमारे सभी वीडियोस नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। Good morning, all of you. I am Manisha Dhanwani from Parishkar International College. Today we are going to start our BCom part first. As we know that there are three subjects: ABST, PADM, and EFM. But every subject contains two papers. So we are starting ABST first, which is Corporate and Financial Accounting. So let's start. But first of all, there are our channel in YouTube, Parishkar World. Please subscribe it and press the bell icon. And there is another channel which is Parishkar College. Please also subscribe it and press the bell icon, which can help you to get new notifications of the lectures. So start, but please have a notebook to see the lecture, and please record the all things whichever you think that this is important for you. Okay. फर्स्ट ऑफ ऑल करियर प्रोस्पेक्टस ऑफ कॉर्पोरेट एंड फाइनेंशियल अकाउंटिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग ये चेकआउट करेंगे कि हमारे पास में जो कॉर्पोरेट एंड फाइनेंशियल अकाउंटिंग है, जो हम लोग ये बुक पढ़ रहे हैं, वो बुक हमारे कहाँ पे कौन कौन से पेपर्स के लिए हमारी इंपॉर्टेंट होगी। सबसे पहले आप जानते हैं बीकॉम के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही, क्योंकि बीकॉम फर्स्ट ईयर में हम इसको पढ़ ही रहे हैं। इसके अलावा हम लोग सीए में CS, इनकम टैक्स ऑफिसर, कॉलेज लेक्चरर, जूनियर अकाउंटेंट एंड स्कूल लेक्चरर, इन सब एग्जाम्स में भी हमें कॉर्पोरेट एंड फाइनेंशियल अकाउंट में हम लोगों से क्वेश्चंस पुट अप किए जाते हैं। ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर डिस्कसिंग अबाउट द सिलेबस। सबसे पहले मैं आपको एग्जाम पैटर्न बताती हूँ हमारे आरयू का। आरयू का एग्जाम पैटर्न है जिसके अंदर आपके पास में टोटली 10 क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है। 12th से हमारा आरयू का पैटर्न, एग्जाम पैटर्न चेंज है। 10 क्वेश्चंस आते हैं। ये 10 क्वेश्चंस 5 यूनिट्स में डिवाइडेड है। यूनिट फर्स्ट, यूनिट सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। एवरी यूनिट कंटेन्स 2 क्वेश्चंस। हर क्वेश्चन में हर यूनिट में आपसे 2 क्वेश्चंस पुटअप किए जाएंगे। उन 2 क्वेश्चंस में से आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि आप कौन सा वाला क्वेश्चन को कंडक्ट करेंगे। ठीक है। एवरी क्वेश्चन हैव अ मार्क्स ऑफ 20। एक क्वेश्चन हमारा 20 मार्क्स का है, इस चीज का ध्यान रखना। तो 20 मल्टीप्लाई बाय 5, मतलब आपका ये जो पेपर हो गया वो 100 मार्क्स का है। ठीक है। 5 क्वेश्चन आपको अटेंड करने हैं। आपके 10 क्वेश्चन आएंगे जिसमें से 5 क्वेश्चन अटेंड करने हैं। और 5 क्वेश्चन भी किस टाइप से अटेंड करने हैं? हर यूनिट में से आपको 1 क्वेश्चन को कंडक्ट करना है। ठीक है। इस टाइप से आपके 100 मार्क्स कंप्लीट होंगे इसमें। ओके। फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर डिस्कसिंग अबाउट यूनिट फर्स्ट। यूनिट फर्स्ट में हमारा फर्स्ट चैप्टर है अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, कॉन्सेप्ट्स एंड कन्वेंशंस। एज वी नो, हम लोगों ने 11th क्लास में भी पढ़ा है, 12th में भी पढ़ा है। अकाउंटिंग के क्या प्रिंसिपल्स हैं, कॉन्सेप्ट्स एंड कन्वेंशंस। ये वही वाला हमारा पूरा चैप्टर है जिसके अंदर हम लोगों ने 11th 12th में जो पढ़ा था, जो भी हमारे अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स थे, कॉन्सेप्ट्स थे, कन्वेंशंस थे, वही सारे हमारे फर्स्ट ईयर में भी हम लोगों को रीड आउट करना है। सो इट विल बी इजी, आई थिंक। नेक्स्ट है हमारे पास अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। यू नो दैट हमारे ICAI ने कुछ अकाउंटिंग के स्टैंडर्ड्स प्रिपेयर किए हुए हैं। उस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को हम लोग प्रिपेयर करेंगे, लेकिन हमारे जो सिलेबस में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है वो सिर्फ 2 ही है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फर्स्ट एंड 9, जिसको हम लोग ब्रीफली पढ़ेंगे। ठीक है। नेक्स्ट इज इश्यू एंड फॉरफीचर ऑफ शेयर्स इंक्लूडिंग इश्यू ऑफ राइट शेयर्स। ये इश्यू ऑफ शेयर्स हमारा वही वाला है जो हम लोगों ने 12th में पढ़ा था, इश्यू ऑफ शेयर्स। बट इश्यू ऑफ शेयर्स हम लोगों ने पढ़ा था, हमारा ये जो क्वेश्चन आएगा आरयू के अकॉर्डिंग, जो हमारा क्वेश्चन आने वाला है वो इश्यू ऑफ शेयर्स ही नहीं है, उसके अंदर फॉरफीचर ऑफ शेयर भी इंक्लूडेड होगा। और फॉरफीचर ऑफ शेयर्स क्या होता है? फॉरफीचर ऑफ शेयर होता है, जब आप लोगों ने 12th में पढ़ा होगा तो आपने एक टर्म पढ़ा होगा, कॉल्स इन एरियर। अब कॉल्स इन एरियर के लिए जब हम लोग ये देखते हैं कि हमारे पास कोई हमारा शेयर होल्डर
कोई पेमेंट नहीं कर पाता है तो उसके शेयर्स को कंपनी वापस ले लेती है। तो ये जो हमारा प्रोसेस होगा वो हमारा फोरफीचर ऑफ शेयर्स होगा। ठीक है, कुछ ऐसे बच्चे होंगे जिन्होंने अभी स्विच किया होगा, जो अभी पहले तो उनके पास कोई और सब्जेक्ट होगा, चाहे वो साइंस हो या आर्ट्स हो। कुछ ऐसे भी बच्चे होंगे जो अब कॉमर्स में शिफ्ट हुए हैं, या फिर कुछ ऐसे होंगे जिन्होंने 12th को इतना सीरियसली नहीं पढ़ा था। तो हम लोग जो हमारा स्टार्ट करने वाले हैं, हमारा जो सिलेबस स्टार्ट होगा, तो ये हम लोग स्टार्ट करेंगे उन बच्चों को ध्यान में रखते हुए जिन्होंने अभी तक पढ़ा नहीं, और जिन्होंने अच्छे से पढ़ लिया था, जिन्हें अच्छे से हमारा सारे चैप्टर्स आ गए थे, उनका भी रिवीजन हो जाएगा। तो हम लोग इसको स्टार्टिंग से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, जिन्होंने भी सब्जेक्ट चेंज किया है या फिर अभी बीकॉम में स्विच किया है, तो वो भी टेंशन ना लें, और जिन्होंने डायरेक्ट ही मतलब सब्जेक्ट भी अच्छे से पढ़ा था, और वो भी टेंशन ना लें, क्योंकि ये उनका रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट इज रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। प्रेफरेंस शेयर्स का रिडम्पशन, जैसे हम लोग क्या करते हैं, अभी फोरफीट कर रहे थे हम लोग शेयर्स को, उसी टाइप से हम लोग रिडम्पशन करते हैं। यानी कि जितने भी हमारे पास प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स होते हैं, यानी कि जिनके पास भी प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं, उनको हम लोग वापस से उनको पेमेंट पे करके, वापस से कंपनी पेमेंट देती है, और पेमेंट दे करके अपने जो प्रेफरेंस शेयर्स सर्टिफिकेट था या प्रेफरेंस शेयर्स था वो वापस ले लेती है। ये हमारा क्या कहलाता है, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स एंड बायबैक ऑफ शेयर्स। ये तो हमारा रिडम्पशन किस लिए कहलाता है, प्रेफरेंस शेयर्स के लिए, और बायबैक हमारा किस लिए कहलाता है, इक्विटी शेयर्स के लिए। ठीक है, हमारे पास में यूनिट फर्स्ट में ये 4 सिलेबस, ये 4 हमारे पास टॉपिक पढ़ने हैं फर्स्ट यूनिट में। ओके, नेक्स्ट इज यूनिट सेकंड। यूनिट सेकंड में हमारे पास में इशू एंड रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। अब डिबेंचर क्या होता है, एज वी नो, हर एक इंसान को, हर एक बिजनेस को कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है। तो कैपिटल रिक्वायर करने के लिए, कैपिटल की रिक्वायरमेंट को कंप्लीट करने के लिए, फुलफिल करने के लिए कंपनी शेयर्स इशू करती है या डिबेंचर्स इशू करती है। तो डिबेंचर्स कंपनी के लिए एज अ लोन होता है। ठीक है, ये क्या क्या होते हैं ये हम लोग बुक में पूरा, जब हम लोग चैप्टर पढ़ेंगे उसको बहुत अच्छे से ब्रीफली एक्सप्लेन करेंगे, लेकिन अभी सिर्फ नॉर्मली जब हम सिलेबस पढ़ रहे हैं तो हमें पता होना चाहिए कि हमारे सिलेबस में क्या क्या चीजें हैं और कौन कौन सी यूनिट में। ठीक है, नेक्स्ट इज अंडर राइटिंग ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर। अब अंडर राइटिंग ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर क्या होता है, आपने सुना होगा अपने मम्मी पापा से कि जब भी वो कोई भी चीज परचेज करते हैं, चाहे वो हमारी प्रॉपर्टी हो या कोई ऐसी कोई चीज परचेज करते हैं, तो एक ब्रोकर होता है, एक मीडिएटर होता है बीच में, जो मीडिएटर उन्हें प्रॉपर्टी को डील करवाएगा, उन्हें प्रॉपर्टी को दिखाएगा, कहाँ पे प्रॉपर्टी लोकेटेड है, ये सारी चीजें उन्हें शो करेगा, सारी चीजें बताएगा। इसी टाइप से जब हम लोग शेयर्स और डिबेंचर्स को सेल आउट करते हैं, शेयर एंड डिबेंचर्स को खरीदते बेचते हैं, तो ऐसी कंडीशन में हमारा मीडिएटर होता है एक, विच इज कॉल्ड अंडरराइटर। और ये जो हमारे पास में ये जो वर्क करेगा, जो इसे कुछ बेसिस पे कुछ रेम्युनरेशन में रिसीव होगा, वो क्या कहलाएगा, कमीशन। और यही हमारा क्या कहलाता है, अंडरराइटिंग कमीशन। ठीक है, हम लोगों को इस चैप्टर में यही कैलकुलेट करना है कि अंडरराइटिंग की कमीशन कितनी होगी, और इस सब के अलावा हमारे पास में अंडरराइटर्स के लिए हम लोग किस टाइप से हमारा अकाउंटिंग प्रोसीजर यूज करते हैं। नेक्स्ट इज एक्विजिशन ऑफ बिजनेस एंड प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन। अब हम लोग ये देखना चाह रहे हैं कि एक्विजिशन ऑफ बिजनेस क्या है। जब भी हम लोग किसी भी बिजनेस ऐसा होता है कि जिसे जो लॉस में जा रहा है, तो कोई पावरफुल कंपनी उस बिजनेस को परचेज कर लेती है, उसको एक्वायर कर लेती है। तो उस टाइम पीरियड पे हमारे पास में हम लोग ये चेक आउट करते हैं कि हमारा जो बिजनेस है उसके लिए हम लोग किस टाइप से उसकी एंट्रीज करेंगे, किस टाइप से उसके ट्रांजेक्शन्स कंप्लीट होंगे। एंड दिस इज प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन। जब हमारे बिजनेस को, जब हमारी कंपनी इनकॉर्पोरेटेड होती है, जब वो हमारी कंपनी जो होती है वो एग्जिस्टेंस में आती है, तो ऐसी कंडीशन में एग्जिस्टेंस में आने से पहले भी उसके कुछ एक्सपेंसेस होते हैं। अब उन एक्सपेंसेस को हम लोगों का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट किस टाइप से होगा, उसे हम लोग किस टाइप से डिवाइड करेंगे, यही हमारा किस में है, प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन में। ये हमारी है यूनिट सेकेंड। नेक्स्ट इज यूनिट थर्ड में हमारे पास चैप्टर है फाइनल अकाउंट ऑफ कंपनी। फाइनल अकाउंट ऑफ कंपनी वो ही है जो कॉमर्स वाले स्टूडेंट पहले भी पढ़ते हुए आए हैं। हमारे पास फाइनल अकाउंट ऑफ कंपनी कौन सा था, अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट शेड्यूल 2nd एंड 3rd में जो हमारा P&L और बैलेंस शीट के लिए, फाइनल अकाउंट के लिए हमारे पास में परफॉर्मा दे रखा है, वही हमारा फाइनल अकाउंट ऑफ कंपनी है। यहाँ पर भी वही है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हमारे पास एक चैप्टर और इसके अंदर कन्वर्ट हो जाता है, एक चैप्टर और इसके अंदर ऐड हो जाता है, विच इज मैनेजरियल रेम्यूनरेशन। आपने सुना होगा कि आपके बिजनेस में या फिर किसी कंपनी में मैनेजर्स होते हैं,
उन मैनेजर्स को रेम्यूनरेशन कंपनी कितना पे कर सकती है, क्या उसकी फाइनल लिमिट है, किस टाइप से उसको कैलकुलेट करना है, टैक्स के अकॉर्डिंग किस टाइप से हम लोग उसको डिडक्ट करते हैं, किस टाइप से हम उसको कैलकुलेट करते हैं, ये सारी चीजें क्या कहलाएगी, मैनेजरियल रेम्यूनरेशन। ठीक है। नेक्स्ट है इसमें डिस्पोजल ऑफ एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट एंड इश्यू ऑफ बोनस शेयर। अब जो हमारे पास में कंपनी में प्रॉफिट होता है, प्रॉफिट को किस टाइप से हम डिस्पोज करेंगे, प्रॉफिट को किस टाइप से हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, एंड अदर इश्यू ऑफ बोनस शेयर। अब बोनस शेयर क्या होता है? बोनस शेयर होता है, जैसे हम लोग जानते हैं कि कंपनी के पास कभी कभी प्रॉफिट ज्यादा हो जाता है, कभी कम होता है। तो जब प्रॉफिट ज्यादा होता है, जब कंपनी में जो प्रॉफिट अर्न कर रही है वो ज्यादा अर्न कर रही है, तो ऐसी कंडीशन में वो क्या करती है कि जो अपना प्रॉफिट होता है वो अपने शेयर होल्डर्स में शेयर्स के फॉर्म में उसको ट्रांसफर कर देती है। तो ये जो शेयर के फॉर्म में हमारे पास में अमाउंट ट्रांसफर हो रही है, हमारे शेयर ट्रांसफर हो रहे हैं, ये क्या कहलाते हैं, बोनस शेयर। ठीक है। यूनिट थर्ड हो गई। यूनिट फोर्थ में है हमारे पास में फर्स्ट वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। वैल्यूएशन ऑफ गुडविल ये आपका 12th वाला ही टॉपिक है, लेकिन 12th वाला टॉपिक से ये अपग्रेडेड हो गया, और अपग्रेडेड होने के बाद में यहाँ पे आपके पास बीकॉम फर्स्ट ईयर में वैल्यूएशन ऑफ गुडविल है। गुडविल आप जानते हैं क्या होता है, रेपुटेशन ऑफ अ बिजनेस। ठीक है। उसको हम लोग किस टाइप से वैल्यू करेंगे, क्योंकि कोई तो हमें बता नहीं सकता इसकी क्या फिक्स प्राइस है, क्योंकि हम लोगों ने इसके लिए कुछ एक्सपेंसेस नहीं किए हैं, कुछ अमाउंट को बियर नहीं किया है। तो ऐसी कंडीशन में जो भी हमारे पास में रेपुटेशन को कैलकुलेशन करने के लिए हमारे पास 3 मेथड्स हैं, तो उन मेथड्स को हम लोग चेक करेंगे। ठीक है। नेक्स्ट इज वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स। जिस टाइप से हम लोग गुडविल को कैलकुलेट कर रहे थे, उसी टाइप से हम लोग वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स करते हैं कि हमारे मार्केट में शेयर्स की वैल्यू क्या है, कितने में हम लोगों ने इश्यू किया, ये तो हम लोगों को पता है। शेयर्स की जो फेस वैल्यू है वो भी हम लोगों को पता है, लेकिन मार्केट में उसकी क्या वैल्यू चल रही है, मार्केट में उसको किस टाइप से हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं, उसका जो वैल्यूएशन होगा वो हमारा वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स चैप्टर्स में। ठीक है। इसके भी डिफरेंट मेथड्स हैं हमारे पास में। नेक्स्ट इज यूनिट फिफ्थ में है इंश्योरेंस क्लेम। इंश्योरेंस तो आप लोग जानते हैं, जब भी हमारे बिजनेस में हम लोग किसी भी वर्क करते हैं तो हमारे स्टॉक का या फिर हमारे किसी एम्प्लॉय का हम लोग इंश्योरेंस करवा के रखते हैं। एज ए कंपनी पॉइंट ऑफ व्यू हम लोग इस पूरी बुक को पढ़ने वाले हैं, तो यही चीज मैं आपको बता रही हूँ कि अगर हम लोगों ने किसी भी चीज का इंश्योरेंस कराया है और वो चीज डैमेज हो जाती है, तो ऐसी कंडीशन में हम लोग किस टाइप से इंश्योरेंस क्लेम हम लोग कंडक्ट कर सकते हैं, हमें कितना क्लेम रिसीव होगा, इन सब का जो कैलकुलेशन होगी वो हमारे इंश्योरेंस क्लेम चैप्टर में है। नेक्स्ट इज हायर परचेज अकाउंट। अब हायर परचेज अकाउंट, इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। जैसे हम लोगों ने कोई भी व्हीकल परचेज किया, तो व्हीकल परचेज करते टाइम पे हम लोग क्या करते हैं, कुछ डाउन पेमेंट करते हैं। डाउन पेमेंट हम लोगों ने कर दिया। अब डाउन पेमेंट करने के बाद में कुछ उसकी इंस्टॉलमेंट फिक्स हो जाती है, वो इंस्टॉलमेंट हमारे अकाउंट से या फिर हमारे पास में हमें वो इंस्टॉलमेंट पे करनी होती है। तो ये जो हमारा सिस्टम कहलाएगा, ये जो हमारा सिस्टम है वो हमारा हायर परचेज सिस्टम कहलाता है, और इसी की जो अकाउंटिंग होगी वो हम लोग कहलाएगी हायर परचेज अकाउंट्स। ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम। अब इंस्टॉलमेंट पेमेंट क्या है? इंस्टॉलमेंट पेमेंट हमारा हायर परचेज सिस्टम की तरह ही है, लेकिन जब हम लोग व्हीकल परचेज करते हैं तो हमारे पास 2 ऑप्शन होते हैं ओनरशिप का। जब भी हम लोग कोई व्हीकल परचेज करते हैं तो व्हीकल परचेज करने के बाद में हम लोग ये देखते हैं कि जब हमारी इंस्टॉलमेंट स्टार्ट हो रही है उसी टाइम पे हमारी ओनरशिप ट्रांसफर होती है, तो ये हमारा क्या कहलाएगा, हायर परचेज अकाउंट। लेकिन अगर ओनरशिप हमारी ट्रांसफर कब हो रही है, इंस्टॉलमेंट के बाद, सारी इंस्टॉलमेंट हमारी कंप्लीट हो रही है, कंप्लीट होने के बाद में हमें ओनरशिप मिल रही है किसी भी व्हीकल की या फिर किसी भी हमारे एसेट्स की, तो ऐसी कंडीशन में वो वाला सिस्टम कौन सा कहलाएगा, इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम। और इन दोनों के अकाउंट्स को हम लोगों को यहाँ पे रीड करना है। नेक्स्ट हमारे पास वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री अकॉर्डिंग टू रिवाइज्ड AS2 यानी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड सेकंड, उसके अकॉर्डिंग हम लोगों को वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री को चेकआउट करना है, जिसके लिए हमारे पास नेक्स्ट अलग अलग प्रोसीजर होंगे, फीफो, लीफो, एवरेज प्रोसीजर, ये सारे मेथड्स हम लोग इसको पढ़ेंगे। यहाँ पे हमारे यूनिट 5 है कंप्लीट हो गई, यहाँ हमारा सिलेबस भी कंप्लीट हो गया। अब आप लोगों ने देखा होगा कि हमारा जो सिलेबस है वो 12th और 11th का ही अपग्रेडेड फॉर्म है, तो जिसने 12th और 11th में अच्छे से पढ़ लिया था वो अब इसको इजीली आगे पढ़ पाएगा। सो वी आर स्टार्टिंग आवर चैप्टर इश्यू ऑफ शेयर्स। इश्यू ऑफ शेयर्स मैंने इसलिए स्टार्ट किया तो क्योंकि आप लोगों का वो पहले से पढ़ा हुआ है, तो आपको लोगों को वो समझने में कुछ ज्यादा इजियर रहेगा। ठीक है। लेकिन ये हम लोग स्टार्टिंग से स्टार्ट करेंगे ताकि जो हमारे वीक बच्चे हैं
वो भी अच्छे से समझ पाए और जो इंटेलिजेंट है उनका रिवीजन हो जाए। सो वी आर स्टार्टिंग, बट फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर चेकिंग द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। ध्यान रखना, जब भी आप कोई भी चैप्टर स्टार्ट करेंगे तो पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देख लीजिए, ताकि आप लोगों को पता चले कि हमारा पैटर्न किस टाइप से चल रहा है, ठीक है। बट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चेकआउट करते टाइम पे आप सिर्फ ये ध्यान रखेंगे कि आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेने हैं प्रीवियस 5 ईयर्स के, ठीक है। फर्स्ट है हमारे पास नरेट द मीनिंग ऑफ ओवर सब्सक्रिप्शन। अब ओवर सब्सक्रिप्शन की मीनिंग हम लोगों को यहाँ पे डिस्कस करनी है। ओवर सब्सक्रिप्शन क्या होता है वो हम लोग हमारे चैप्टर में पढ़ेंगे। ये है हमारा MDSU का 2030 क्वेश्चन, 2013 में आया हुआ है। नेक्स्ट है हमारे पास स्टेट द मीनिंग ऑफ रिजर्व कैपिटल। अब रिजर्व कैपिटल क्या होती है ये भी हम लोग पढ़ने वाले हैं कैपिटल के टाइप्स में। ये हमारा क्वेश्चन आया हुआ है MDSU में 2013 में और RU में भी, RU BCom में 2006 में। नेक्स्ट इज मेंशन एनी टू पर्पस फॉर विच द अमाउंट ऑफ सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट कैन बी यूज्ड। जब भी हम लोग हमारे बिजनेस में कुछ भी शेयर्स को एक्स्ट्रा अमाउंट पे अगर उससे सेल करते हैं तो वो हमारा कहलाता है सिक्योरिटी प्रीमियम। अब उस सिक्योरिटी प्रीमियम का जो हमारे पास अमाउंट है उसको हम लोग किस टाइप से यूज करेंगे, हमें इसमें ये बताना है। ये क्वेश्चन आया हुआ है RU BCom में 2006 में। नेक्स्ट है हमारे पास द जनरल एंट्री फॉर इश्यू ऑफ शेयर्स एट डिस्काउंट एट द टाइम ऑफ री इशू। अब री इशू क्या होता है? री इशू होता है, जैसे हम लोगों को वर्ड से ही समझ में आ रहा है कि इशू को ही वापस से हम लोग रिटर्न कर रहे हैं, रिपीट कर रहे हैं। जब हम लोगों ने इशू कर लिया था, जब मैंने आपको अभी सिलेबस बता रही थी तो मैं आपको बताया था कि इशू करने के बाद में हम लोग क्या करते हैं, कुछ ऐसी कंडीशंस होती है जिसके अंदर कंपनी अपने शेयर्स को वापस फॉरफिट कर लेती है, और ये जो फॉरफिटेड जो शेयर्स है उनको वापस कंपनी कुछ टाइम पीरियड के बाद में, जब भी कंपनी की रिक्वायरमेंट हो, कुछ टाइम पीरियड के बाद में वो पब्लिक में वापस इशू करती है। तो ये जो प्रोसीजर हमारा कहलाता है री इशू। अब री इशू के टाइम पे जो डिस्काउंट पे हम लोगों ने शेयर्स को इशू किया है, मतलब जितने उसकी फेस वैल्यू है उससे कम वैल्यू पे अगर हम लोग इशू कर रहे हैं तो उसके लिए हमारी जनरल एंट्री क्या होगी। ये हमारा क्वेश्चन पुटअप किया हुआ है कोटा यूनिवर्सिटी में 2018 में। नेक्स्ट इज व्हाट डू यू मीन बाय फॉरफीचर ऑफ शेयर्स। फॉरफीचर ऑफ शेयर्स का हमारे पास क्या है, RU BCom 2008 में, कोटा यूनिवर्सिटी 2019 में एंड MDSU में 2012 में। नेक्स्ट इज व्हाट इज मीन बाय अंडर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स। अब शेयर्स का अंडर सब्सक्रिप्शन के लिए हम लोगों को इसका मीन बताना है। ये क्वेश्चन हमारा पुटअप किया हुआ है RU BCom 2003 में। नेक्स्ट इज इन हाउ मेनी कैटेगरीज द शेयर कैपिटल ऑफ अ कंपनी में बी क्लासिफाइड, नेम देम। ये हमारा क्वेश्चन कब पुटअप किया हुआ है, RU BCom 2011 में। नेक्स्ट इज व्हाट इज मीन बाय सब्सक्राइब कैपिटल। ये भी हमारा टाइप्स ऑफ कैपिटल का ही मीन है। इसमें हम लोगों का क्वेश्चन पुटअप किया हुआ है RU BCom ऑनर्स में। अब देख रहे हैं ये क्वेश्चन, ये चैप्टर कितना इंपॉर्टेंट है, मतलब कितने सालों से हमारा कंटिन्यू आ रहा है और अलग अलग यूनिवर्सिटी इसमें आ रहा है। अंडर विच हेडिंग इन द बैलेंस शीट, अंडर विच हेडिंग इन द बैलेंस शीट द बैलेंस ऑफ शेयर्स फॉरफिटेड अकाउंट बिफोर री इश्यू ऑफ फॉरफिटेड शेयर्स इज शोन। फॉरफिटेड शेयर को री इश्यू करने से पहले जो भी हम लोग एंट्रीज करते हैं, उन एंट्रीज को, उन अकाउंट्स को बैलेंस शीट में किस हेड में हम लोग उसको शो करते हैं, ये हमें यहाँ पे बताना है। और ये हमारा क्वेश्चन पुटअप किया हुआ है RU BCom में 2011 में। नेक्स्ट इज व्हाट इज राइट शेयर्स। अब राइट शेयर्स में हमारे पास में राइट शेयर्स क्या होता है चैप्टर में ही पढ़ने वाले हैं हम लोग। ये हमारा क्वेश्चन पूछा गया है JNVU में, जोधपुर में 2014 में। नेक्स्ट इज व्हाट डू यू मीन बाय डीमेट अकाउंट। अब डीमेट अकाउंट क्या होता है, डीमेट अकाउंट होता है जब भी हम लोग हमारे अकाउंट्स में शेयर्स को, डिवेंचर्स को परचेज करते हैं तो उसके लिए एक हमारा अकाउंट ओपन होता है, वो हमारा डीमेट अकाउंट होता है, ठीक है, विच इज JNVU एंड RU 2019। नेक्स्ट इज व्हाट आर द प्रोविजन इन रिलेशन टू इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस अंडर द कंपनीज एक्ट 2013। अब कॉल्स इन एडवांस क्या होता है और इसके ऊपर इंटरेस्ट किस टाइप से हम लोग कैलकुलेट करते हैं, यहाँ पे हमें उसके प्रोविजंस बताने हैं, जो हमारा क्वेश्चन पूछा हुआ है JNVU में 2016 में। नेक्स्ट इज व्हाट इज डिपोजिटरी। अब डिपोजिटरी क्या होता है, MDSU में 2010 में अपन के क्वेश्चन पूछा हुआ है। नेक्स्ट इज व्हाट डू यू मीन बाय पेड अप शेयर कैपिटल। ये भी हमारा टाइप्स ऑफ कैपिटल का पार्ट है। ये हमारा है JNVU जोधपुर में 2019 में क्वेश्चन पुट किया है। यहाँ पे हम लोगों ने देख लिए कि जो भी हमारे पास प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस थे कौन कौन से थे, और इस चैप्टर में से कितने सारे क्वेश्चंस है हमारे पास में जो हमारे प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं। कई सारे क्वेश्चंस तो ऐसे जो मैंने लिखे भी नहीं है अभी तक यहाँ पे, क्योंकि वो बहुत ज्यादा हो गए थे,
तो ये बता देती हूँ मैं आपको, ये चैप्टर आपका इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो वी आर स्टार्टिंग, फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर स्टार्टिंग कंपनी। व्हाट इज कंपनी? अ कंपनी इज ए लीगल एंटिटी फॉर्म ऑफ अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल टू इंगेज इन एंड ऑपरेट द बिजनेस। कंपनी हमारी वो होती है जो हमारी सेपरेट लीगल एंटिटी, सबसे पहली बात तो सेपरेट लीगल एंटिटी, ठीक है, विच इज फॉर्म बाय द ग्रुप और इंडिविजुअल। फॉर वॉट? फॉर ऑपरेटिंग द बिजनेस एंड एंगेज इन द बिजनेस, ठीक है। कोई भी बिजनेस को हम लोग चाहे उसको सेल आउट कर रहे हैं, चाहे परचेज करने के लिए हम लोग हमारा बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, या फिर कुछ मैन्युफैक्चरिंग के लिए है, या ट्रेडिंग करने के लिए हम लोग कोई बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, जिसके अंदर हमारा जो मेन ऑब्जेक्ट है वो प्रॉफिट अर्न करना है, तो ऐसी कंडीशन में वो हमारी क्या कहलाएगी? कंपनी। कंपनी के लिए हम लोग डेफिनेशन देख लेते हैं। डेफिनेशन ऑफ कंपनी हम लोगों की प्रोवाइडेड है अकॉर्डिंग टू सेक्शन 220, सेक्शन 2 सब सेक्शन 20 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, ठीक है। कंपनीज एक्ट हमारे पास में पहले था 1956, ठीक है, जो अभी 2013 में चेंज हुआ है, तो इसी कारण से इसका नाम हो गया कंपनीज एक्ट 2013, ठीक है। सो हियर इज डेफिनेशन। कंपनी मीन्स अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर द कंपनीज एक्ट 2013। कंपनी हमारी वो होती है जो कंपनीज एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग इनकॉर्पोरेट हुई हो, जिसका हमारा कॉर्पोरेशन जो है वो हमारा अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट 2013 हो, और भी है, और अंडर एनी प्रीवियस कंपनी लो। कोई भी हमारा कंपनी लो हो, चाहे वो हमारा 2013 हो, चाहे वो हमारा 1956 हो, या उससे पहले का कोई हमारे पास में प्रीवियस कंपनी लो हो, उसके बेसिस पे अगर हमारी कोई कंपनी इनकॉर्पोरेटेड हुई है, स्टार्ट हुई है, उसका स्टार्टिंग हुई है, तो ऐसी कंडीशन में वो कंपनी हमारी कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग होगी, ठीक है। नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ कंपनी। अब हम लोगों ने देख तो लिया कि कंपनी क्या होती है, उसका वर्क क्या होता है, प्रॉफिट अर्न करना, और प्रॉफिट भी किस टाइप से अर्न करेगी, वो सेलिंग करेगी, मैन्युफैक्चरिंग करेगी, या फिर ट्रेडिंग करेगी, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग बढ़ रहे हैं टाइप्स ऑफ कंपनी। कंपनी के कितने टाइप्स हैं? कंपनी है हमारे पास में 3 टाइप्स की। फर्स्ट इज प्राइवेट कंपनी, ठीक है, नेक्स्ट इज पब्लिक कंपनी, एंड अदर इज 1 पर्सन कंपनी। ये 1 पर्सन कंपनी हमारी अभी इंक्लूड हुई है अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट 2013 में, और इससे पहले हमारे पास सिर्फ कंपनी के 2 ही टाइप्स थे, प्राइवेट कंपनी एंड पब्लिक कंपनी। अब प्राइवेट कंपनी क्या होता है? आपने सुना होगा प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी। पब्लिक कंपनी वो होती है जिसके अंदर अपने जो कंपनी होती है, कंपनी के जो शेयर होल्डर्स होते हैं, वो कंपनी के शेयर होल्डर पब्लिक को इनवाइट करते हैं ताकि वो आए और उनके शेयर्स को परचेज करें। लेकिन प्राइवेट कंपनी होती है जिसके अंदर कोई भी पर्सन अपने प्राइवेट कॉन्टेक्ट के बेसिस पे कुछ पर्सन्स को ग्रुप बना करके वो अपने कंपनी को स्टार्ट करता है, और उसको जो कैपिटल की रिक्वायरमेंट होगी वो भी वो कंपनी के जो ग्रुप है वो ही उसकी कैपिटल की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करेंगे। लेकिन पब्लिक कंपनी में अगर उसको शेयर्स की रिक्वायरमेंट है, उसे किसी कैपिटल की रिक्वायरमेंट है, तो ऐसी कंडीशन में वो पब्लिक को भी अपने शेयर्स को परचेज करने के लिए इनवाइट कर सकती है। एंड 1 पर्सन कंपनी, 1 पर्सन कंपनी कौन होती है? 1 पर्सन कंपनी होती है जिसके अंदर एक ही पर्सन है, वो पर्सन ही हमारा मैनेजमेंट कर रहा है, वही हमारे सब कुछ अकाउंटिंग कर रहा है, वही हमारे बिजनेस को रन कर रहा है, वही मार्केटिंग कर रहा है, सारा जो वर्क होगा वो हमारे पास में 1 पर्सन कंपनी ही 1 पर्सन ही करेगा, तो वो हमारी क्या कहलाएगी? 1 पर्सन कंपनी, इन शॉर्ट ओपीसी, ठीक है। अच्छा, एक बात और, जब भी हम लोग ओपीसी की बात करें तो इसका मतलब ये नहीं है कि जो हमारे पास 1 पर्सन है वो हमारा कोई सर्वेंट नहीं रख सकता। इसका मतलब ये नहीं है, ये इसका मतलब सिर्फ इतना सा है कि जो मैनेजमेंट है, जो उसका मेन वर्क है, वो सिर्फ 1 पर्सन करेगा, ठीक है। ऑनर उसका 1 पर्सन होगा। इस डायग्राम के थ्रू हम लोग समझ सकते हैं कि हमारे पास जो 1 पर्सन कंपनी है उसमें मिनिमम 1 पर्सन होगा, ठीक है। प्राइवेट कंपनी की अगर हम लोग बात करें तो प्राइवेट कंपनी में मिनिमम 2 पर्सन होते हैं, क्योंकि एक ग्रुप क्रिएट कर रहे हैं वो, ओके। एंड नेक्स्ट इज पब्लिक कंपनी। पब्लिक कंपनी हमारी ऐसी कंपनी होती है जिसके अंदर मिनिमम 7 पर्सन हम लोगों के इंक्लूडेड होते हैं, मिनिमम 7।
मैक्सिमम कितने भी हो सकते हैं, लेकिन मिनिमम 7% होंगे। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। अब हम लोग अलग अलग कंपनीज के बारे में पढ़ लेते हैं। अगर हम लोग कंपनी के बारे में पढ़ रहे हैं, जब हम प्राइवेट कंपनी की बात कर रहे हैं, तो प्राइवेट कंपनी को अपने नाम के बाद में प्राइवेट लिमिटेड कंपनी लगाना कंपलसरी है अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट। ठीक है, आपने देखा होगा कई कंपनीज होती है, कई कंपनीज के पीछे प्राइवेट लिमिटेड कंपनी लिखा हुआ होता है। वो इसीलिए लिखा हुआ होता है क्योंकि वो पहले से ये बता देती है कि वो जो कंपनी है वो प्राइवेट कंपनी है। ठीक है, तो उसके जो भी रूल्स होंगे, जो भी रेगुलेशंस होंगे, वो प्राइवेट कंपनी के अकॉर्डिंग फॉलो किए जाएंगे। अब प्राइवेट कंपनी क्या होती है? प्राइवेट कंपनी की हमारी डेफिनेशन प्रोवाइडेड है अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 सबसेक्शन 67। ठीक है, क्या डेफिनेशन है हमारे पास में? प्राइवेट कंपनी मीन्स अ कंपनी, प्राइवेट कंपनी मीन्स अ कंपनी हैविंग ए मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ ₹1 लाख। ध्यान रखना, इसकी मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल यानी कि इसके पास मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट कितनी है इसकी? ₹1 लाख। ठीक है, और सच हायर पेड अप कैपिटल एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड एंड विच बाय इट्स आर्टिकल। ठीक है, 1 लाख और मोर देन हायर एज पर इट्स आर्टिकल। ठीक है, और प्रिस्क्राइब बाय द कंपनी एक्ट 2013 और एनी प्रीवियस लॉ। ठीक है, प्राइवेट कंपनी के लिए हमारी डेफिनेशन में सिर्फ इतना सा प्रोवाइडेड है कि प्राइवेट कंपनी की मिनिमम पेड अप कैपिटल कितनी होनी चाहिए? 1 लाख और मोर देन 1 लाख, बट एज पर प्रिस्क्राइब्ड इन द कंपनीज एक्ट 2013। एंड यहाँ पे हमारे पास में एंड विच बाय इट्स आर्टिकल्स, और इसके आर्टिकल्स प्रोवाइडेड है। आर्टिकल्स में हमारे पास क्या क्या प्रोवाइडेड है? फर्स्ट कंडीशन, प्राइवेट कंपनी के लिए हमारे पास में फर्स्ट कंडीशन है रेस्ट्रिक्ट द राइट्स टू ट्रांसफर इट शेयर्स। प्राइवेट कंपनी के कोई भी शेयर होल्डर है, वो कंपनी के शेयर होल्डर अपने शेयर्स के राइट को ट्रांसफर नहीं कर सकते। यहाँ पे उनका रेस्ट्रिक्शन है, वो कभी भी अपने शेयर्स को ट्रांसफर करने का राइट उनके पास नहीं होता है। ध्यान रखना प्राइवेट कंपनी के पास में। नेक्स्ट इज एक्सेप्ट इन केस ऑफ 1% कंपनी लिमिट्स द नंबर ऑफ इट्स मेंबर टू 200। 1% के अलावा, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि 1% कंपनी जो हमारी है, 1% कंपनी में सिर्फ 1% ही है, लेकिन एक्सेप्ट इन केस ऑफ 1% कंपनी, यहाँ पे हमारे पास में मैक्सिमम नंबर, प्राइवेट कंपनी में मैक्सिमम कितने नंबर हो सकते हैं? कितने हमारे पास में मेंबर्स हो सकते हैं? मैक्सिमम इज 200। 200 से ज्यादा हमारे मेंबर्स प्राइवेट कंपनी में नहीं होंगे। ठीक है, नेक्स्ट इज प्रोहिबिट any invitation to the public to subscribe for any securities of the company। कंपनी की कोई भी सिक्योरिटीज का यहाँ पे मतलब क्या है? सिक्योरिटी से यहाँ पे मतलब है हमारे शेयर्स और डिबेंचर्स। तो हमारे कंपनी के जो भी शेयर्स और डिबेंचर्स हैं, उसके लिए प्राइवेट कंपनी पब्लिक को इनवाइट नहीं कर सकती, यानी कि पब्लिक को अपने शेयर्स को सेल आउट या फिर ट्रांसफर नहीं कर सकती है। ये सारे हमारी डेफिनेशन में प्रोवाइडेड है। हम लोगों को ये चीज ध्यान रखनी है कि पब्लिक कंपनी के प्राइवेट कंपनी के पास में क्या क्या रूल्स हैं, क्या क्या उसके लिए रेस्ट्रिक्शंस है। फर्स्ट ऑफ ऑल, वो अपने शेयर्स को ट्रांसफर नहीं कर सकती। सेकंड, मैक्सिमम नंबर होंगे हमारे पास 200 एक्सेप्ट 1% कंपनी। एंड थर्ड इज देयर इज ए प्रोहिबिशन ड्यूरिंग द इन्विटेशन टू द पब्लिक फॉर द सिक्योरिटीज ऑफ द कंपनी। ठीक है, ये हमारी प्राइवेट कंपनी थी। अब हम लोग अगर हमारी पब्लिक कंपनी के बारे में देखें, तो पब्लिक कंपनी क्या होती है? पब्लिक कंपनी के लिए हमें एक प्रोवाइडेड है हमारी डेफिनेशन में। डेफिनेशन आप लोगों को याद करनी है और उसके साथ साथ उसकी सेक्शन और सबसेक्शन भी लर्न करनी है। तो हमारे पास में पब्लिक कंपनी के लिए क्या सेक्शन है? सेक्शन 2 सबसेक्शन 71, विच इज कॉल्ड इन शॉर्ट 271। इट्स ए नॉट 271, इट्स ए 271। ओके, पब्लिक कंपनी मीन्स अ कंपनी इन विच फर्स्ट हमारे पास कंडीशन है इज नॉट ए प्राइवेट कंपनी। पब्लिक कंपनी हमारी वो वाली कंपनी होगी जो हमारी प्राइवेट कंपनी नहीं है। और प्राइवेट कंपनी में हमारे पास क्या क्या रेस्ट्रिक्शंस थे? शेयर्स को ट्रांसफर नहीं करना, इसके अलावा मैक्सिमम 200 मेंबर्स और पब्लिक को इन्विटेशन न देना। ये सारे कंडीशंस हमारे पब्लिक कंपनी में इंक्लूड नहीं होंगे। ध्यान रखना, पब्लिक कंपनी हमारी वही कंपनी है जिसके अंदर हमारी प्राइवेट कंपनी नहीं है। एंड नेक्स्ट इज हैज ए मिनिमम पेड अप कैपिटल ऑफ ₹5 लाख। जब हम लोग प्राइवेट कंपनी के लिए पढ़ रहे थे, तो प्राइवेट कंपनी के लिए हमारे पास में मिनिमम पेड अप कैपिटल कितनी थी? ₹1 लाख। अब यहाँ पे कितने? ₹5 लाख। और सच हायर पेड अप
शेयर कैपिटल एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। ये हमारी पब्लिक कंपनी की डेफिनेशन है, जिसके अंदर हम लोगों ने पढ़ लिया कि हमारी जो पब्लिक कंपनी है उस पब्लिक कंपनी के पास में वो प्राइवेट कंपनी नहीं है, यानी कि प्राइवेट कंपनी के पास में जो रेस्ट्रिक्शंस थे वो पब्लिक कंपनी के लिए नहीं है। पब्लिक कंपनी अपने शेयर्स को ट्रांसफर कर सकती है, पब्लिक को इनवाइट कर सकती है, और उसके मैक्सिमम नंबर 200 भी नहीं होंगे, ठीक है, उसके मैक्सिमम नंबर अनलिमिटेड होंगे। एंड अदर मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल उसकी होगी 5 लाख रुपीज। ये हम लोगों को डेफिनेशन से समझ में आ गया। हम लोगों के टाइप्स ऑफ कंपनी हम लोगों ने पढ़ लिया अभी तक में। कौन कौन सी कंपनी थी? प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी एंड ओपीसी। ओपीसी में 1 पर्सन ही होता है जो सब कुछ मैनेज करता है, मार्केटिंग भी वही करेगा, बिजनेस का जितना भी वर्क होगा वो सब कुछ वही हैंडल करेगा। जबकि प्राइवेट कंपनी जिसकी मिनिमम पेड अप कैपिटल 1 लाख रुपीज थी, ठीक है, और पब्लिक कंपनी जिसकी मिनिमम पेड अप कैपिटल 5 लाख रुपीज है, और इसके अलावा वो पब्लिक को अपने शेयर्स को परचेज करने के लिए इन्वाइट भी कर सकती है। एंड अदर थिंग, जब भी हम लोग पब्लिक कंपनी की बात करते हैं तो ऐसी कंडीशन में पब्लिक लिमिटेड कंपनी के ऊपर ये रेस्ट्रिक्शन होता है कि जब भी वो अपना नाम चूज करेगी, उसका जो कंपनी का जो भी नाम होगा उसके पीछे नाम के बाद में उसे पब्लिक लिमिटेड कंपनी को यूज करना है, ठीक है, ओके। नेक्स्ट इज 1 पर्सन कंपनी। अब 1 पर्सन कंपनी का डेफिनेशन क्या प्रोवाइडेड है? अकॉर्डिंग टू सेक्शन 262, 1 person company means a company which has only 1 person as a member। मैंने अभी आपको बताया कि 1 person कंपनी में एक ही मेंबर होता है जो हमारे बिजनेस का सारा मैनेजमेंट, सब कुछ वर्क जो होगा वो खुद ही करेगा। आप डायग्राम से भी इसको समझ सकते हैं कि एक ही पर्सन है, वही हमारे अकाउंट्स बना रहा है, वही हमारा टाइम टेबल चेक कर रहा है, वही हमारे सबसे बिजनेस से रिकॉर्ड वगैरह ले रहा है, ऑर्डर ले रहा है, वही अपने बिजनेस में किस टाइप से उसको यूज करना है, आइडियाज वगैरह क्रिएट कर रहा है। तो सारा जो वर्क होगा 1 पर्सन कंपनी में 1 पर्सन ही करेगा, ठीक है। अब हम लोग देख लेते हैं कि जो हम लोगों ने पब्लिक कंपनी और प्राइवेट कंपनी पढ़ी है उसमें क्या डिफरेंस है, ठीक है। ध्यान रखना, जब भी हम लोग हमारे कॉमर्स के फर्स्ट ईयर के लिए जब भी हमारे पास कोई डिफरेंस पूछा जाएगा तो हम लोगों को डिफरेंस टेबल फॉर्म में देना है, एंड टेबल फॉर्म में भी इस टाइप से देना है। फर्स्ट तो हमें बेसिस ऑफ डिफरेंस बताना है, एंड जिस चीजों में हम लोगों से डिफरेंस पूछा गया है वो हम लोग उसको टेबल में राइट डाउन करेंगे। यानी कि हमारे पास में जब भी हम लोग डिफरेंस बताएंगे किसी भी चीज का, तो डिफरेंस बताते टाइम पे हम लोग यही चीज का ध्यान रखेंगे कि हमारे पास में डिफरेंस यही रहना चाहिए और इसी फॉर्मेट में होना चाहिए, ठीक है। बेसिस ऑफ डिफरेंस, फर्स्ट ऑफ ऑल मिनिमम नंबर्स। अगर मैं मिनिमम नंबर्स की बात करूं तो हम लोगों ने एक डायग्राम में अभी एक डायग्राम के अकॉर्डिंग समझा था कि पब्लिक कंपनी में मिनिमम कितने नंबर्स होने चाहिए, कितने मेंबर्स होंगे हमारे 7, जबकि प्राइवेट कंपनी में मिनिमम थे हमारे पास में 1 क्यों है? क्योंकि हमारा जो ओपीसी है, ओपीसी में तो हमारा 1 था। ओपीसी हमारा प्राइवेट कंपनी का ही एक पार्ट होता है, ठीक है, इसलिए इसमें मिनिमम नंबर 1 ले रखा है। और अगर एक्सेप्ट ओपीसी हम लोग बात कर रहे हैं तो हमारे पास में प्राइवेट कंपनी में कितने मेंबर्स होने चाहिए? 2, ठीक है। अगर हमारे सिर्फ नॉर्मली हमें बताना है कि मिनिमम नंबर्स कितने हैं तो 1 बताएंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ओपीसी भी प्राइवेट कंपनी में ही इंक्लूडेड है। और अगर हमारी पूरी लाइन हम लोग इसको शो कर रहे हैं कि एक्सेप्ट ओपीसी देन देयर इज ए मिनिमम नंबर ऑफ प्राइवेट कंपनी इज 2। मैक्सिमम नंबर, जब हम लोगों ने मिनिमम नंबर की बात कर ली तो मैक्सिमम नंबर पब्लिक कंपनी में तो मैक्सिमम नंबर हमारे कुछ लिमिट नहीं है, अनलिमिटेड है। आप जितने चाहे शेयर्स के लिए मेंबर्स को इनवाइट कर सकते हैं, जबकि प्राइवेट कंपनी में हमारे पास में यहाँ पे शेयर्स के लिए सिर्फ 200 मेंबर्स ही हो सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज ट्रांसफर ऑफ शेयर्स, जो अभी हम लोगों ने डेफिनेशन में भी पढ़ा था कि हमारे पास में जब हम लोग पब्लिक कंपनी है, पब्लिक कंपनी क्या करेगी, शेयर्स को ट्रांसफर करती है और पब्लिक को इनवाइट करती है शेयर्स को परचेज करने के लिए। लेकिन प्राइवेट कंपनी के पास ये रूल नहीं होता, ये उसका रेस्ट्रिक्शंस होते हैं उसके पास में। नेक्स्ट इज पेड अप शेयर कैपिटल। अभी हम लोगों ने डेफिनेशन के अकॉर्डिंग पढ़ा था कि पब्लिक कंपनी की हमारी पेड अप शेयर कैपिटल कितनी थी? हमारी पब्लिक कंपनी की पेड अप शेयर कैपिटल थी मिनिमम 5 लाख रुपीज, और जबकि प्राइवेट कंपनी की क्या थी? मिनिमम 1 लाख रुपीज। नेक्स्ट इज लिस्टेड इन स्टॉक एक्सचेंज। अब स्टॉक एक्सचेंज क्या होता है? स्टॉक एक्सचेंज होता है जब भी हम लोग हमारे शेयर्स को, डिबेंचर्स को परचेज करते हैं या सेल करते हैं, उसके लिए हमारे पास में एक अलग से रेगुलेटरी बनी हुई है, वो हमारा स्टॉक एक्सचेंज कहलाता है। वहीं पे हमारे शेयर्स और डिबेंचर्स को सेल आउट और परचेज किया जाता है, ठीक है। तो उसके अंदर लिस्टेड की बात है, जब हम लोग प्राइवेट कंपनी में अपने शेयर्स को सेल ही नहीं कर सकते,
कंपनी को, पब्लिक को इनवाइट ही नहीं कर सकते, तो ऐसी कंडीशन में पब्लिक प्राइवेट जो कंपनी है क्या वो लिस्टेड होगी? ऑफ कोर्स सी बात है कि वो अनलिस्टेड होगी। यहाँ पे वो अनलिस्टेड होगी और पब्लिक कंपनी लिस्टेड होगी। ये हम लोगों ने डिफरेंस देख लिया, लेकिन इसमें और भी डिफरेंस है। जैसे आपको मैंने बताया था कि नाम के बारे में, यहाँ पे हमारे पास पब्लिक कंपनी के नाम के एंड में पब्लिक लिमिटेड हमारा ऐड होना चाहिए, जबकि प्राइवेट कंपनी के एंड में प्राइवेट लिमिटेड हमारा ऐड होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास रेज ऑफ कैपिटल। अब जब हम लोग जानते हैं कि हमारे बिजनेस में हम लोगों को रिक्वायरमेंट, कैपिटल की तो रिक्वायरमेंट होती रहती है, क्योंकि बिजनेस हम कर रहे हैं, तो बिजनेस को रन करने के लिए, बिजनेस को एग्जीक्यूट करने के लिए कैपिटल की तो रिक्वायरमेंट है ही। अब जो कैपिटल की हम लोगों को रिक्वायरमेंट है, तो वो कैपिटल की रिक्वायरमेंट हम लोग किस टाइप से उसको कंप्लीट कर सकते हैं, किस टाइप से उसको फुलफिल कर सकते हैं। अब हमारे पास दो ऑप्शन होते हैं, या तो हम लोग शेयर्स को इश्यू कर लें भाई, तो फिर हम लोग हमारी कंपनी के शेयर्स को पब्लिक को दे दें और उनसे कुछ अमाउंट रिसीव कर ले, तो हमारे पास यहाँ पे कैपिटल कलेक्ट हो जाएगा। या फिर बोरोड कैपिटल है, या फिर किसी से हम लोग कैपिटल को बोरो कर ले, कुछ फंड को बोरो कर ले, हमारे पास कैपिटल होगी तभी तो हम लोग बिजनेस को रन कर पाएंगे। अब हम लोग देख रहे हैं कि शेयर्स, अब शेयर्स भी हमारे पास दो टाइप के होते हैं, इक्विटी शेयर्स होते हैं और प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं। ये दोनों क्या होते हैं वो अभी हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन हमारे पास अब ये भी हमारे पास एक प्रॉब्लम हो जाएगी कि अगर हम लोग शेयर इश्यू करें तो शेयर भी कौन से इश्यू करें, इक्विटी शेयर इश्यू करें या प्रेफरेंस शेयर इश्यू करें। ऐसे कौन कौन से सर्कमस्टांसेस होंगे जहां पे कंपनी इक्विटी शेयर इश्यू कर रही है या फिर कंपनी प्रेफरेंस शेयर इश्यू कर रही है। या फिर हम लोग अगर बोरोड कैपिटल की बात करें तो बोरोड कैपिटल में हमारे पास ऑप्शन होता है, या तो हम लोग लोन ले लें। अब लोन आप जानते हैं ये लोन होता क्या है, या फिर हम लोग डिबेंचर्स ले लें। कंपनी क्या करती है, शेयर्स की तरह ही एक डिबेंचर्स को इश्यू करती है, जो कंपनी के लिए लोन के फॉर्म में ही उसका वर्क करता है। ठीक है, और जिसके लिए जैसे शेयर्स इशू करते हैं तो शेयर्स इशू करके कंपनी शेयर सर्टिफिकेट प्रोवाइड करती है, उसी टाइप से डिबेंचर्स को इशू करके कंपनी डिबेंचर सर्टिफिकेट इशू करती है। और जो भी हमारे डिबेंचर होल्डर होगा, जब भी उसे रिक्वायरमेंट होगी या फिर उसको अपने डिबेंचर्स को सेल करने हैं, या कंपनी के पास कुछ फंड है और डिबेंचर वो वापस से परचेज करना चाह रही है, तो वो डिबेंचर सर्टिफिकेट वापस ले लेती है कंपनी। ठीक है, अब लोन की बात करें तो लोन भी हमारे पास दो ऑप्शन होते हैं। लोन भी या तो फिर हम लोग बैंक से ले सकते हैं या फिर एनी पर्सन से, किसी भी पर्सन से हम लोग लोन को ले सकते हैं। ये सारे हमारे पास में कैपिटल को रेज करने के लिए हमारे पास में ऑप्शंस होते हैं। अब ये ऑप्शन हम लोग किस टाइप से यूज करते हैं, कौन कौन से ऐसे सर्कमस्टांसेस होते हैं जहां पे हम लोगों को ये ऑप्शन यूज कर सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि हम लोग ये देखते हैं कि हमें कितना इंटरेस्ट वगैरह पे करना पड़ेगा या फिर कितना हम लोगों को पेमेंट करना पड़ेगा। कोई भी हम लोग लोन लेंगे या फिर कुछ डिवेंचर्स लेंगे या हम लोग कहीं से भी कैपिटल को रेज कर रहे हैं, तो ऐसी कंडीशन में हमें कुछ ना कुछ तो पेमेंट करना ही पड़ेगा। तो हम लोग कई बार ऐसा होता है कि पेमेंट के अकॉर्डिंग देखते हैं, कई बार ऑनरशिप के अकॉर्डिंग देखते हैं। ये सब हम लोग किस टाइप से देखेंगे वो अभी हम लोग पढ़ लेते हैं। सबसे पहले हम लोग पढ़ने वाले हैं शेयर्स के टाइप्स। ठीक है, शेयर कैपिटल। सबसे पहले शेयर कैपिटल, जब हम लोग इतनी देर से बात कर रहे हैं शेयर कैपिटल, पेड अप शेयर कैपिटल, तो शेयर कैपिटल होती क्या है? शेयर कैपिटल होती है द शेयर कैपिटल ऑफ अ कंपनी इज डिवाइडेड इन द यूनिट्स ऑफ ए फिक्स स्मॉल अमाउंट नोन एज शेयर। जैसे कंपनी की कुछ भी कैपिटल है, सपोज कर लो कि कंपनी ने इनकॉर्पोरेटेड किया, तो उस टाइम पे उन्होंने बताया कि उन्हें 10 लाख रुपीस की कैपिटल फंड की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, अब कोई भी पर्सन 10 लाख रुपीस तो देगा नहीं, तो ऐसी कंडीशन में वो क्या करते हैं, ये 10 लाख रुपीस को स्मॉल यूनिट्स में डिवाइडेड कर देते हैं। अब ये जो स्मॉल यूनिट्स में डिवाइडेड हो रही है, ये यूनिट्स हमारी कहलाएगी शेयर्स। ठीक है, आप डायग्राम से समझ सकते हैं। जैसे जो हमारी शेयर कैपिटल है, हर एक पर्सन को अलग अलग अगर हम उसको डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो ये जो हमारी अमाउंट है, जो हमारे पास ये जो यूनिट्स हमारे डिवाइडेड हो रही है, वो डिवाइड करने में इजियर हो जाएगा। तो ये हमारी कहलाएगी शेयर कैपिटल। अब शेयर कैपिटल की बात करें तो शेयर क्या होता है? शेयर होता है हमारे पास में इन द बुक्स ऑफ कंपनी द फेस वैल्यू ऑफ शेयर इज कलेक्टिवली टर्म्ड एज शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी। अब हम लोगों ने देख लिया कि शेयर कैपिटल होती है, लेकिन शेयर कैपिटल को हम लोगों ने अलग अलग यूनिट्स में डिवाइड कर दिया था। अब अलग अलग यूनिट्स अलग अलग रेट्स की हो सकती है। कई बार ऐसा भी हो सकता है कि हम उसकी वैल्यू जो है वो 1 रुपी रखें, 10 रुपी रखें, 15 रुपी रखें, 100 रखें। दिस इज टोटली डिपेंड्स ऑन द कंपनी। ठीक है, अब इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं कि जैसे हमारे पास में सपोज कर लो कि किसी भी एक ग्रोसरी की शॉप है। ठीक है,
ग्रोसरी की शॉप पे अलग अलग हमारे पास आइटम्स है और उन आइटम्स के अलग अलग रेट्स है। तो ये जो रेट्स होंगे वो हमारे शेयर्स कहलाएंगे। और जो उसके पास यूनिट्स है, एक ही प्रोडक्ट की उसके पास अलग अलग यूनिट हो सकती है, तो ये जो यूनिट है वो क्या कहलाएगी? शेयर कैपिटल। ठीक है, जब भी हम लोग शेयर कैपिटल परचेज करते हैं तो उसके लिए हमारे पास इस टाइप का हमारे पास सिक्योरिटी एक्सचेंज जब हम लोग स्टार्ट करते हैं तो सिक्योरिटी एक्सचेंज के लिए हमारे पास में इस टाइप से हमारे शेयर को डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। जब भी हमारा, कभी आप लोगों ने सुना होगा कोई आपके शेयर के लिए कोई अगर मार्केटिंग कर रहा है या फिर शेयर्स को सेल आउट या परचेज कर रहा है, तो ऐसी कंडीशन आपने उनके पीसी में देखी होगी। तो इसमें हम लोगों को यही पता चलता है कि हमारे पास में हम लोगों को कितने यूनिट परचेज करनी है, कितने की प्राइस है, उसकी सेल करेंगे तो उसकी कितनी अमाउंट चल रही है। इसी टाइप से हम लोग ये देखते रह जाते हैं और यही हमारी क्या कहलाएगी? शेयर कैपिटल। और जब हम लोग बात कर रहे हैं फेस वैल्यू की, तो फेस वैल्यू क्या होता है? आपने अगर 10 रुपए का नोट देखा होगा, मैं रियल एग्जांपल से इसको कनेक्ट कर रही हूँ। अगर आपने 10 रुपए का नोट देखा होगा तो 10 रुपए की नोट के ऊपर आप लोग कैसे उसको आइडेंटिफाई करते हैं कि वो 10 रुपए का नोट है? आप उसको आइडेंटिफाई करने के लिए पहले यही देखते हैं कि उसके ऊपर 10 रुपए लिखे हुए हैं कि नहीं लिखे हुए हैं। तो यही हमारा होता है कि जब भी हम लोग शेयर्स को परचेज करते हैं तो शेयर्स को परचेज करते टाइम पे जो हमारे पास शेयर्स के लिए जो सर्टिफिकेट होता है या फिर शेयर्स को परचेज करते टाइम पे हमें जो डॉक्यूमेंट रिसीव होता है, उसके डॉक्यूमेंट पे फेस पे, उसके डॉक्यूमेंट के फेस पे, मतलब उसके डॉक्यूमेंट पे जो भी उसका अमाउंट लिखा होता है वो क्या कहलाता है? फेस वैल्यू, जिसमें शेयर कैपिटल को स्मॉल अमाउंट में डिवाइड किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास टाइप्स ऑफ शेयर कैपिटल विच इज डिस्क्राइब इन द सेक्शन 43। अब हमारा टाइप्स ऑफ शेयर कैपिटल कौन कौन सी होती है? सबसे पहले हमारे पास है इक्विटी शेयर कैपिटल। जो अभी हम लोगों ने देखा था कि हमारे शेयर्स हमारे दो टाइप के थे, इक्विटी शेयर कैपिटल और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। ठीक है, इनका कंपनी क्या करती है, कभी कभी ये दोनों ही शेयर इश्यू करती है, कभी कभी कोई एक कंपनी कुछ इक्विटी शेयर इशू करेगी, कभी प्रेफरेंस शेयर इशू करेगी। इनका रेशियो अलग अलग हो सकता है। कई बार ऐसा हो सकता है कि कंपनी सिर्फ प्रेफरेंस शेयर ही इशू करे या फिर सिर्फ इक्विटी शेयर ही इशू करे। लेकिन ये किस बेसिस पे करेगी, इसके लिए हमें पता होना चाहिए कि इक्विटी शेयर क्या होता है और प्रेफरेंस शेयर क्या होता है। तो सबसे पहले अभी हम लोग यही पढ़ने वाले हैं कि इक्विटी शेयर्स और प्रेफरेंस शेयर्स होता क्या है। ठीक है, अब इक्विटी शेयर्स इक्विटी आर सच शेयर्स विच कैरी नो स्पेशल राइट्स as regards receipt of dividend, ठीक है, and return of capital when the company winds up, but equity shareholder has right to vote। ठीक है, अभी इक्विटी शेयर होता क्या है? इक्विटी शेयर होता है जब भी हम लोगों ने शेयर परचेज किया। सपोज कर लो कि आप एक इन्वेस्टर हैं, आपने कुछ कंपनी में शेयर को परचेज किया, तो शेयर को परचेज करने के लिए आप कुछ ना कुछ तो रिटर्न की रिक्वायरमेंट रखते होंगे। आपने कुछ ना कुछ तो डिसाइड किया होगा कि आपको कुछ तो रिटर्न रिसीव होगा, कुछ तो अमाउंट रिसीव होगी। जब आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो कुछ तो आपका अमाउंट रिसीव होना चाहिए ना। तो ये जो हमारे पास में अमाउंट रिसीव होगा फॉर द शेयर के लिए जो भी हमें अमाउंट रिसीव होता है, जो कंपनी हमें इन्वेस्टमेंट के एक्सचेंज में जो भी हमें अमाउंट को देती है, वो अमाउंट हमारा क्या कहलाएगा? डिविडेंड। ठीक है, और अगर हम लोग कंपनी जैसे वाइंड अप हो रही है तो कंपनी के वाइंड अप होते टाइम पे भी इक्विटी शेयर होल्डर को ऐसा कोई कैपिटल रिटर्न का कोई भी उसके पास में कोई राइट नहीं होता। यानी कि इक्विटी शेयर होल्डर्स जो होते हैं उनके पास में कोई स्पेशल राइट नहीं है। उनको डिविडेंड, कभी ऐसा भी हो जाता है कि कई बार लॉस हो जाता है तो इक्विटी शेयर होल्डर को कोई डिविडेंड रिसीव नहीं होता है, यानी कि कुछ उन्हें रिटर्न रिसीव नहीं होता। और कई बार ऐसा भी होता है कि प्रॉफिट होता है तो इक्विटी शेयर होल्डर्स को ज्यादा मिल जाता है। तो ये तो डिपेंड करेगा उसके प्रॉफिट और लॉस पे। लेकिन एक इन्वेस्टर के अगर हम लोग पॉइंट ऑफ व्यू से सोचते हैं तो कई बार ऐसा होता है कि हम लोग यही सोचते हैं कि हमने जितना इन्वेस्टमेंट किया है उसके लिए हमें कुछ ना कुछ तो रिटर्न मिलना ही चाहिए। लेकिन इक्विटी शेयर होल्डर्स के पास में ऐसा कोई भी ऐसा राइट नहीं है। एंड अदर जब भी वो वाइंड अप होगी तो वाइंड अप होते टाइम पे उनको कैपिटल रिटर्न का भी कोई राइट नहीं है, यानी कि इसके लिए वो कंपनी पे कोई क्लेम नहीं कर सकते। बट जब ऐसी कंडीशन है तो हम लोग इक्विटी शेयर्स को क्यों परचेज करेंगे? ऐसी कंडीशन में इक्विटी शेयर्स को परचेज करने के लिए हमारे पास एक ऑप्शन होता है। क्यों? क्योंकि उनके पास में इक्विटी शेयर होल्डर हैज टू राइट टू वोट, क्योंकि उनके पास में वोट करने का राइट होता है। यानी कि कंपनी जो भी डिसीजन लेगी, कंपनी को डिसीजन लेते टाइम पे उससे पहले उन्हें इक्विटी शेयर होल्डर से उसकी कंसल्ट लेनी पड़ेगी, इक्विटी शेयर होल्डर से उनका डिसीजन लेना पड़ेगा। उसके बाद ही कंपनी कुछ बिजनेस को
करेगी, कुछ बिजनेस के ट्रांजेक्शन्स को करेगी, तो यानी कि उनके पास में क्या राइट है, जो स्पेशल राइट है, राइट टू वोट। ठीक है। नेक्स्ट इज प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, अब प्रेफरेंस शेयर कैपिटल इज वन विच कैरी द फॉलोइंग टू प्रेफरेंस राइट। प्रेफरेंस शेयर्स के पास में हमारे पास में 2 स्पेशल राइट्स होते हैं, लेकिन उससे पहले हमें नाम से ही उसके पता चल रहा है कि प्रेफरेंस यानी कि उन्हें किसी भी चीज के लिए प्रेफरेंस मिल रही है। अब वो प्रेफरेंस मिल किस चीज के लिए रही है? सबसे पहले तो उन्हें प्रेफरेंस मिल रही है इन रेस्पेक्ट ऑफ पेमेंट ऑफ डिविडेंड। डिविडेंड को पेमेंट करने के लिए उन्हें प्रेफरेंस रिसीव हो रही है। ठीक है। यानी कि कंपनी के पास में अगर प्रॉफिट हो रहा है तो प्रॉफिट सबसे पहले कहां डिस्ट्रीब्यूट होगा, किसको डिस्ट्रीब्यूट होगा? ऐसी कंडीशन में जब प्रॉफिट की बात हो रही है तो प्रॉफिट सबसे पहले जो हमारा डिस्ट्रीब्यूट होता है, पहले हम लोग देते हैं हमारे बोरोड कैपिटल, यानी कि जो कंपनी का इंटरेस्ट वगैरह जिसको पे करना है या लोन वगैरह ले रखा है उनको इंटरेस्ट देते हैं। इंटरेस्ट देने के बाद में जो हमारे पास अमाउंट बचता है वो शेयर होल्डर के लिए बचता है। तो शेयर होल्डर को भी, शेयर होल्डर में भी हमारे पास 2 शेयर थे, इक्विटी शेयर होल्डर और प्रेफरेंस शेयर होल्डर। तो हमारे पास ये जो अमाउंट जो बचा है वो अमाउंट सबसे पहले किसके पास जाएगा? प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के पास में। ठीक है। और प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को पेमेंट करने के बाद में, डिविडेंड पेमेंट करने के बाद में अगर कुछ अमाउंट बचता है तो ही वो इक्विटी शेयर होल्डर्स रिसीव कर पाएंगे। एक तो हमारे पास ये राइट होता है प्रेफरेंस शेयर को, एंड सेकंड राइट होता है इन रिटर्न ऑफ कैपिटल एट द टाइम ऑफ वाइंड अप। जब भी कंपनी वाउंड अप होगी या फिर वाइंड अप होगी, जब भी उसका वाइंड अप हो रहा है तो ऐसी कंडीशन में कैपिटल को रिटर्न लेने का जो राइट होगा वो भी सबसे पहले किसका होगा? प्रेफरेंस शेयर्स का, फ्रॉम द इक्विटी शेयर होल्डर। ठीक है। इक्विटी शेयर होल्डर से पहले जो ये कैपिटल को रिसीव करने का टाइम है, रिपीट, जो ये कैपिटल को रिफंड लेने का टाइम है या फिर डिविडेंड का जो पेमेंट है, डिविडेंड को वापस लेने का टाइम है, तो ये इन दोनों के लिए जो प्रेफरेंस मिलेगी वो किसको मिलेगी? प्रेफरेंस शेयर होल्डर को। ओके। टाइप ऑफ प्रेफरेंस शेयर। अब हम लोग प्रेफरेंस शेयर्स के टाइप्स देख लेते हैं। इक्विटी शेयर्स तो हम लोगों ने देख ही लिया, इक्विटी शेयर्स क्या होता है, प्रेफरेंस शेयर्स क्या होता है। अब हम लोग उसके टाइप्स देख रहे हैं। तो सबसे पहले हमारा क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स, नेक्स्ट इज नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स, पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स, नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स एंड अदर रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स, irredeemable preference shares, convertible preference shares, non-convertible preference shares and cumulative and convertible preference shares। अब ये सब कुछ क्या होता है, इसको हम लोग अलग अलग डेफिनेशंस के थ्रू हम लोग इसको समझते हैं। अभी सबसे पहले हमारा क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स। अब क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स क्या होता है? इन केस ऑफ दिस शेयर, इफ द प्रॉफिट ऑफ द कंपनी इन एनी ईयर आर नॉट सफिशिएंट टू पे डिविडेंड। कई बार ऐसा होता है कि कंपनी कुछ बिजनेस कर रही है और बिजनेस में प्रॉफिट एंड लॉस तो होता ही रहता है। अगर कंपनी में लॉस हो रहा है तो ऐसी कंडीशन में वो अपना डिविडेंड पे नहीं कर पाएगी, लेकिन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स के पास में ये राइट होता है, क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के पास में ये राइट होता है कि जो उनके पास में अमाउंट है, जो उनको लॉस हो रहा है और उस टाइम पीरियड पे उन्हें जो डिविडेंड पे करना था, डिविडेंड जो रिसीव होना था, वो डिविडेंड अगर उसे रिसीव नहीं हुआ है तो वो नेक्स्ट ईयर में वही वाला डिविडेंड रिसीव कर सकते हैं। अब ये किस टाइप से है? जैसे सपोज कर लो कि हमारे पास में डिविडेंड रिसीव होना था 2019 में, लेकिन कंपनी को 18-19 में, हमारा फाइनेंशियल ईयर 18-19 में उसको लॉस हो गया, तो वो इस ईयर में कोई भी डिविडेंड पे नहीं कर पाई। लेकिन 1920 में जो हमारा नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर था, उस नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में 1920 में कंपनी को प्रॉफिट हो गया। तो ऐसी कंडीशन में क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स के पास में, क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के पास में ये राइट होता है कि वो 1920 में सबसे पहले तो 18-19 का जो डिविडेंड है सबसे पहले वो उन्हें रिसीव होगा, उसके बाद में 1920 का जो डिविडेंड होगा वो रिसीव करेंगे प्रेफरेंस शेयर्स और उसके बाद इक्विटी शेयर्स को मिलेगा। ठीक है। यानी कि अगर हमारे बिजनेस में लॉस होता जा रहा है तो ऐसी कंडीशन में ऐसा नहीं है कि इनका डिविडेंड भी लैप्स हो जाएगा, इनका डिविडेंड उन्हें नेक्स्ट ईयर में रिसीव हो जाएगा। ठीक है। तो ये हमारा कहलाता है क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर। और इसी टाइप से हमारा नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर, जिनके पास ये राइट नहीं होता, उनका कोई भी डिसीजन, जो भी उनका अमाउंट था, अगर लॉस हो रहा है कंपनी में और उनका डिविडेंड उन्हें रिसीव नहीं हुआ तो वो उन्हें नेक्स्ट ईयर भी रिसीव होने का कोई भी राइट नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट इज पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर।
अब पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स क्या होते हैं? दिस टाइप ऑफ शेयर होल्डर आर एंटाइटल्ड टू अ फिक्स्ड रेट ऑफ प्रेफरेंशियल डिविडेंड एंड इन एडिशन एंजॉय अ राइट टू पार्टिसिपेट इन द सरप्लस प्रॉफिट आफ्टर पेइंग डिविडेंड टू इक्विटी शेयर होल्डर एट ए सर्टेन टाइम। इसके अंदर इन लोगों के पास में एक राइट होता है, पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर होल्डर के पास में एक राइट होता है कि जब भी वो लोगों को सपोज कर लो कि उन्हें एक बार डिविडेंड पे कर दिया, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को हम लोग पहले डिविडेंड देते हैं, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को डिविडेंड दे दिया, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को डिविडेंड देने के बाद हम इक्विटी शेयर होल्डर्स को देते हैं। लेकिन अगर इक्विटी शेयर होल्डर्स को देने के बाद भी कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट जो सरप्लस उनका अमाउंट बचा हुआ है इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए, उसमें से भी कुछ परसेंटेज पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स को रिसीव होगा। सपोज कर लो कि कंपनी को हो रहा है प्रॉफिट 20 लाख का, ठीक है, जिसमें से प्रेफरेंस शेयर्स को जिनकी एक फिक्स परसेंटेज होती है, जिनके बेसिस पे उन्हें डिविडेंड रिसीव होता है, तो उन्हें सपोज कर लो कि उन्हें पेमेंट करना था कितना, 8 लाख रुपीस, ठीक है। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को पेमेंट करने के बाद में अब जितना अमाउंट बचता है, हम लोग जानते हैं कि इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए बचता है, यानी कि यहाँ पे हमारे पास कितना अमाउंट बच रहा है, 12 लाख। तो हमारे पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के पास में राइट होता है कि ये जो अमाउंट जो इक्विटी शेयर होल्डर के लिए सरप्लस अमाउंट बचा है, इसमें से भी कुछ परसेंट पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स को डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, उन्हें एज ए डिविडेंड रिसीव हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स, जिनके पास में ये राइट नहीं होता, उनके पास में सिर्फ इतना सा राइट है कि उन्हें एक बार डिविडेंड मिल गया तो एक ही बार मिलेगा, उसके बाद में उनका सरप्लस में कोई राइट नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट इज कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स। अब कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं कि हमारे जो भी प्रेफरेंस शेयर्स हैं वो एक फिक्स टाइम पीरियड के बाद में प्रेफरेंस शेयर्स को कन्वर्ट कर दिया जाता है इक्विटी शेयर्स में। तो ये जो हमारे ये जो प्रेफरेंस शेयर्स है, ये हमारे प्रेफरेंस शेयर्स कौन से प्रेफरेंस शेयर कहलाते हैं? कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स, ठीक है। नॉन कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स जिसको हम लोग कन्वर्ट नहीं कर सकते, ये तो हमें नाम से ही समझ में आ रहा है कि जिसको जैसे प्रेफरेंस शेयर्स जिसको हम लोग इक्विटी शेयर्स या फिर अदर प्रेफरेंस शेयर्स में कन्वर्ट नहीं कर सकते, वो हमारे क्या करेंगे? नॉन कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स, ठीक है। नेक्स्ट इज रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। अब रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स क्या होते हैं? रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं जब भी कंपनी अपने प्रेफरेंस शेयर्स इशू कर रही है तो कुछ टाइम पीरियड के बाद में कंपनी उन प्रेफरेंस शेयर्स को वापस से ले लेती है, बायबैक कर लेती है, पब्लिक से उन शेयर्स को वापस ले लेती है। तो ये जो हमारा वापस लेने का जो प्रोसीजर होता है शेयर्स के लिए, ये जो प्रोसीजर होगा वो हमारा क्या कहलाएगा? रिडीमेबल, ठीक है। ये हमारे क्या कहलाएंगे? रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स, ठीक है। रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स आर दोज द कैपिटल ऑफ विच मे बी रिफंडेड। ये जो हमारे पास में कैपिटल होती है वो रिफंडेड होती है विच बाय द कंपनी आफ्टर ए स्पेसिफाइड टाइम पीरियड, ठीक है। अब हम लोग बात कर रहे हैं इरिडीमेबल की। नाम से समझ आ रहा है, रिडीमेबल में हम लोग क्या कर रहे थे? रिफंड मिल रहा था हमें प्रेफरेंस शेयर्स के लिए और कंपनी प्रेफरेंस शेयर्स को वापस ले रही थी। और इरिडीमेबल में अपोजिट हो जाएगा उसका, यानी कि कंपनी उन शेयर्स को वापस से परचेज नहीं करेगी, ठीक है। इन केस ऑफ दिस शेयर द कंपनी द कैपिटल कैन नॉट बी रिफंडेड बिफोर वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी। ये जो कैपिटल होगी वो वापस से रिफंडेड नहीं होगी, ठीक है। लेकिन कंपनीज एक्ट 2013 की सेक्शन 55(1) के अकॉर्डिंग 55 सेक्शन 1 सबसेक्शन ऑल्सो प्रोवाइड्स दैट नो कंपनी इन इंडिया इशू रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर। यहाँ पे कंपनीज एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग इंडिया में कोई भी ऐसी कंपनी नहीं होनी चाहिए जो इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर को इशू करे। मतलब सारी कंपनीज ऐसी होनी चाहिए कि वो एट द टाइम ऑफ वाउंड अप या वॉलेंट्री वाइंडिंग अप कंपनी अपने शेयर्स को वापस से रिडीम कर ले, यानी कि उसका अमाउंट जो वापस रिफंड कर दे, ठीक है। नेक्स्ट इज क्यूमुलेटिव कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर। यहाँ पे आप लोगों ने देखा होगा, इसके नाम में ही समझ में आ रहा है कि क्यूमुलेटिव, यानी कि इनके पास क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स के जो राइट्स थे वो भी प्रोवाइडेड है, एंड अदर कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स के जो राइट्स थे वो भी है। यानी कि क्यूमुलेटिव कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के पास में क्यूमुलेटिव और कन्वर्टेबल दोनों प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के राइट है। अब क्यूमुलेटिव में हमारा क्या था कि अगर एक साल में हमें प्रॉफिट नहीं हो रहा तो नेक्स्ट ईयर उनका प्रॉफिट जो होगा वो एड बैक होकर के प्रीवियस ईयर का जो प्रॉफिट है, हमारा जो डिविडेंड है, वो नेक्स्ट ईयर में हमें रिसीव हो जाएगा। जबकि कन्वर्टेबल में क्या था कि जो हमारे प्रेफरेंस शेयर्स है उसको हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं, वो चाहे इक्विटी शेयर में कन्वर्ट करें या फिर हमारे प्रेफरेंस शेयर्स में कन्वर्ट करें,
ठीक है, ये इसकी डेफिनेशन है। यहाँ पे हमारा जो चैप्टर था, यहाँ पे हमारा टॉपिक कंप्लीट हो रहा है आज के लेक्चर का। अभी हम लोग देख लेते हैं कि आपने कितना समझा। जितने भी हम लोगों ने अभी बात की है उसमें आप लोगों ने कितने क्वेश्चन सर को समझा। तो एक बार हम लोग इसको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम इसको टेस्ट कर लेते हैं एक बार आप लोगों का, कि आप लोगों ने कितना आप लोगों को समझ में आया या फिर नहीं आया। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज शेयर होल्डर्स आर। अब जो हमारे पास में शेयर होल्डर्स देखे थे हमने, वो शेयर होल्डर्स क्या है? कस्टमर्स, ऑनर, क्रेडिटर्स या नन ऑफ द अबव। अभी हम लोगों ने पढ़ लिया जितना भी, उसके बेसिस पे हम लोग ये देख रहे हैं कि हमारे जो शेयर होल्डर्स है, जो शेयर होल्डर है वो कंपनी के क्या है? क्या वो कंपनी के कस्टमर्स हैं या फिर ऑनर है? एक चीज का ध्यान रखना, जब भी हम लोग शेयर होल्डर की बात करते हैं, जब भी हम लोग शेयर होल्डर की बात करेंगे तो शेयर होल्डर जो होंगे वो हमारे कंपनी के ऑनर होंगे। और ऑनर में भी अगर हम लोग शेयर होल्डर को भी अगर हम लोग डिफाइन कर रहे हैं तो जो हमारे इक्विटी शेयर होल्डर होंगे वो हमारे कंपनी के ऑनर कहलाते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास में डिफाइन नहीं किया हुआ कि हमारे पास में ये जो शेयर होल्डर है वो कौन से शेयर होल्डर है, इक्विटी शेयर होल्डर है या फिर प्रेफरेंस शेयर होल्डर है। तो यहाँ पे जो हमारा आंसर होगा वो हमारा क्या होगा? ऑनर। शेयर होल्डर का हमेशा कंपनी के ऑनर्स होते हैं। ठीक है, यही हमारा आंसर भी है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है हु आर द रियल ऑनर ऑफ द कंपनी। अभी मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किया था कि जब भी हम लोग रियल ऑनर की बात करेंगे तो रियल ऑनर हमारे कौन होंगे? गवर्नमेंट होगी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, या फिर इक्विटी शेयर होल्डर्स, या फिर डिबेंचर होल्डर्स। तो ऐसी कंडीशन में जब भी हम लोग हमारे ऑनर की बात करते हैं, कंपनी के ऑनर, कंपनी के जो रियल ऑनर है वो हमारे होंगे इक्विटी शेयर होल्डर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में अ कंपनी इज क्रिएटेड बाय। अगर हम लोग कंपनी का कोई क्रिएशन होता है तो कंपनी के क्रिएशन के टाइम पे हम लोग क्या चेकआउट करते हैं, किसके थ्रू हमारे कंपनी का क्रिएशन होता है? अकॉर्डिंग टू स्पेशल एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, कंपनीज एक्ट, इन्वेस्टर्स या मेंबर्स, किसके थ्रू हम लोगों का कंपनी का क्रिएशन होता है? अभी हम लोगों ने डेफिनेशन देखी थी, कंपनी का क्रिएशन जो होगा वो किसके अकॉर्डिंग होगा? अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट 2013 और एनी प्रीवियस लॉ ऑफ कंपनीज एक्ट। ठीक है, तो हमारा आंसर भी यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स इन ए प्राइवेट कंपनी। प्राइवेट कंपनी में हमारे मैक्सिमम नंबर्स कितने थे? 7, 200, 20 या नन ऑफ दिस। अभी हम लोगों ने हमारा जब डिफरेंस पढ़ा था या फिर हम लोगों ने जो डेफिनेशन पढ़ी थी उसमें हम लोगों ने देखा था कि प्राइवेट कंपनी के लिए मैक्सिमम नंबर के हमारे पास कितने थे? 200। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ कंपनी में इशू इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स, ए एंड बी बोथ और नन ऑफ द अबव। अभी हम लोगों ने देखा था कि हमारे क्वेश्चन में अभी जब हम लोग कंपनी का देख रहे थे कि रेज ऑफ कैपिटल वो कहां से करेगी, तो ऐसी कंडीशन में कंपनी क्या क्या चीजें इशू करती है? या तो फिर शेयर्स इशू करेगी या डिबेंचर इशू करेगी। तो यहाँ पे अगर हम लोग हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, क्वेश्चन के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, तो हम लोगों को इक्विटी शेयर्स और प्रेफरेंस शेयर्स गिवन है, तो कंपनी ये दोनों ही हमारे इशू करती है। तो ऐसी कंडीशन में हमारा आंसर क्या होगा? ए एंड बी बोथ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, टू होम डिविडेंड इज गिवन एट अ फिक्स रेट इन अ कंपनी। जब भी हम लोग कंपनी में डिविडेंड की बात करते हैं तो डिविडेंड के लिए हम लोग डिविडेंड किसको प्रोवाइड करते हैं? या तो फिर इक्विटी शेयर्स को या फिर प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को। तो ऐसी कंडीशन में जब हम लोग फिक्स रेट की बात कर रहे हैं, क्योंकि हम लोगों ने देखा था कि जो भी हमारे बिजनेस में लॉस होता है वो लॉस कौन बियर करता है? इक्विटी शेयर होल्डर। तो हमारे ये जो फिक्स रेट होगी, तो ये फिक्स रेट कौन किसको मिलती है? डिविडेंड की हम लोग फिक्स रेट हमेशा प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को पे करते हैं। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या होगा? टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच शेयर होल्डर्स आर रिटर्न देयर कैपिटल आफ्टर सम स्पेसिफाइड पीरियड। ऐसे कौन से शेयर होल्डर्स हैं जिनकी कैपिटल जो है एक स्पेसिफाइड टाइम पीरियड के बाद में उसको रिटर्न कर देते हैं हम लोग? रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स, इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स, क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स या फिर हमारे पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स। जैसे कि हम लोग पढ़ चुके हैं कि रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स हमारे कौन से होते हैं? जिन्हें एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के बाद में कंपनी उनका जो अमाउंट होता है, उनकी जो कैपिटल होती है उसको रिफंड कर देती है। इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स में कंपनी नहीं करती है। क्यूमुलेटिव में इनका कनेक्शन जो होता है, इनका जो राइट होता है वो किससे होता है? इनके प्रॉफिट से। ठीक है, पार्टिसिपेटिंग में सरप्लस अमाउंट से, यानी कि उन्हें एक बार तो डिविडेंड पे कर दिया लेकिन उन्हें वापस से डिविडेंड कंपनी पे करती है। तो ऐसी कंडीशन में हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारा जो राइट आंसर होगा वो कौन सा होगा? रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। ठीक है, यहाँ हमारा लेक्चर कंप्लीट होता है, लेकिन यहाँ पे लेक्चर कंप्लीट हो रहा है, चैप्टर कंप्लीट नहीं हो रहा है।
जहां पे अभी तक हम लोगों ने पढ़ लिया था कि हमारे टाइप्स ऑफ कंपनी क्या है, कंपनी किसे कहते हैं, और शेयर कैपिटल के टाइप्स क्या थे, और इसके अलावा शेयर कैपिटल्स में भी इक्विटी शेयर्स क्या है, प्रेफरेंस शेयर्स क्या है, उनकी क्या डेफिनेशन गिवन है, एंड अदर टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। ठीक है, लेकिन स्टूडेंट्स अगर आपने हमें अभी तक हमारे परिष्कार वर्ल्ड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले इसको सब्सक्राइब कीजिए एंड प्रेस द बेल आइकन, एंड ऑल्सो देयर इज अनदर चैनल of Parishkar College. Please subscribe it and press the bell icon also. Thank you all of you. सब्सक्राइब करें परिष्कार कॉलेज यूट्यूब चैनल को और साथ ही बेल आइकन पर क्लिक जरूर करें, जिससे हमारे सभी वीडियोस नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।